दोस्तों नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाजपा उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह से कैसे हारी, इसके लिए कल लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और बहुत देर तक गहन मंथन चला कि हम चुनाव क्यों हारे और आने वाले 27 में, 27 तो बहुत दूर, आने वाले जो 10 उपचुनाव होने हैं उसको ये बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और लड़ना भी चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़े, कैसे चुनाव जीता जाए। इसके लिए काफी देर तक चिंतन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यह चुनाव उत्तर प्रदेश में अति आत्मविश्वास की बदौलत हार गए। अब दोस्तों, अति आत्मविश्वास से आप हार गए या जो जन सामान्य के मुद्दे थे, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, पर्चा लीक था, जन सामान्य की और समस्याएं थी, उसकी वजह से हार गए। लेकिन सारा ठीकरा आत्मविश्वास के ऊपर फोड़ दिया गया और कहा गया कि उनका जो छोटी इकाई का कार्यकर्ता था, वहां से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक अति आत्मविश्वास में रहा, जिससे चुनाव हार गए। अब दोस्तों, 400 पार का नारा किसी और ने तो दिया नहीं था। 400 का जो नारा दिया, 400 पार का नारा दिया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने दिया। और कहा जाता है कि मोदी के चाणक्य अमित शाह जी इस रणनीति से एक बार पुनः देश में चुनाव अपने बल पर जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में श्री आलोक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। नमस्कार। और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवालात आलोक त्रिपाठी जी से करना चाह रहे हैं। आलोक जी, भाजपा कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अति आत्मविश्वास से हार गए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए हेमंत जी, भाजपा कार्य समिति की जो बैठक हुई कल लखनऊ में, उसमें जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के यूपी के जितने भी केंद्र में मंत्री हैं या जो भी टॉप टू बॉटम जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी थे, सभी उसमें थे। और हर जिले के मतलब वार्ड या कह लीजिए ब्लॉक लेवल से लेकर के जिले लेवल या प्रदेश लेवल के सभी अधिकारी मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे। और सबने जो पिछले दिनों जो समीक्षा हुई और जिस तरह से उसमें रिजल्ट निकला, उसके बाद ये कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। तो उसमें जाहिर सी बात थी कि जो शीर्ष नेतृत्व आया है तो वो अपनी बात रखेगा और लोगों को, जो वहां लोग आए थे कार्य समिति की बैठक में जिम्मेदार पद पे, क्योंकि उन्हीं सभी जो आए थे जिम्मेदार, उन सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों के ही जिम्मे थी यूपी में भाजपा को फतेह दिलाना, जो वो नहीं कर पाए। तो इसका जो ठीकरा जो उन लोगों ने कार्य समिति में फोड़ा गया, ये बताया गया कि हम लोग अति उत्साह में थे, 400 पार का जो हम लोगों ने नारा दिया था, हम लोग उसमें रहे और उसी में ही जनता ने हमको नकार दिया, या ये कह दिए जनता ने हमको 50% पे ही रोक दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा किसी विपक्ष ने तो कहा नहीं था, किसी इंडिया गठबंधन के नेता ने तो कहा नहीं था, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था। तो क्या जब वो अति आत्मविश्वास में थे, तब क्या उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या बोल रहे हैं, या वो किसी गलतफहमी के शिकार थे? उनको लग रहा था कि पिछले तो जो कार्यकाल रहा, वो इस बार भी हम उसमें मोदी जी की बहाने नैया पार कर ले जाएंगे। लेकिन इस बार जनता ने उनको बीच में ही रोक दिया और उनको यह एहसास दिलाया कि अति आत्मविश्वास तो छोड़िए, आप जनता की समस्याओं पर निगाह रखिए, जनता की भावनाओं को समझिए। जनता की जब तक आप नब्ज को नहीं टटोल पाएंगे, जब तक जनता की नब्ज को नहीं समझ पाएंगे, आपका अति आत्मविश्वास कहीं काम नहीं आने वाला।
तो मुझे ये लगता है कि भाजपा नेताओं ने कल जो कार्य समिति की बैठक में अपनी बात रखी और कार्यकर्ता और जिम्मेदार जो पदाधिकारी थे उनको समझाने का प्रयास किया कि इस वजह से हारे, लेकिन उसमें कई और बिंदु हैं, कई और मुद्दे हैं, उसको उनको रखना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, क्योंकि वो लोग जो आए नहीं रखा, क्योंकि जो लोग आए थे उन्हीं के ऊपर कंधे पे जिम्मेदारी थी जिताने की, मतदाताओं को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। अगर आप उनको सही बात नहीं बता पाएंगे, उनको सही बात नहीं समझा पाएंगे, तो कैसे नीचे तक मामला आपकी बात पहुंचेगी। तो ये बात उनको रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो मुझे लगता है, तो क्या लगता है कि भाजपा अब नहीं जाल में फंस गई? बिल्कुल, देखिए भाजपा ने जो एक रणनीति बनाई थी चुनाव के समय, उनको लग रहा था कि मैं ये जो 400 पार, चूँकि फिर मैं वही कहता हूँ कि ये 400 पार का नारा विपक्ष ने नहीं दिया था। ये नारा तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं ने दिया था, तो उन्होंने ये जो नारा दिया था, उनको ये शायद उम्मीद नहीं थी कि हम अपने ही इस नारे में फँस जाएँगे। हम इस जाल में, जो हम जाल विपक्ष को फँसाने के लिए फैला रहे हैं, उस जाल में हम फँस जाएँगे। और ये भाजपा पूरी तरह से उस 400 पार के नारे में, जो आज जिस तरह से भाजपा के नेता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अति आत्मविश्वास, तो ये जाहिर हो रहा है कि भाजपा अपने बिना बिछाए जाल में स्वयं फंस गई और इंडिया गठबंधन यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय हासिल कर सका। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, क्या पीडीए के जाल में नहीं फंसी? नहीं, पीडीए भी कह सकते हैं, पीडीए के जाल में फंसी। पीडीए ने पहली बार, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपके इंडिया गठबंधन कह लें या पीडीए कह लें, जो भी है कि या अखिलेश यादव कह लें या कांग्रेस कह लें, चूंकि ये सब एक ही है। तो इन लोगों ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को यूपी में अपने जाल में फंसाया, तो फंसाया, साथ में उनको उनके ही किए हुए जो वादे जो थे, जो वो जिस वादों को जोर जोर से चिल्ला रहे थे रैलियों में, 400 पार 400 पार, उन्होंने उसी 400 पार को सही बताया कि आखिर 400 पार क्यों कह रहे हैं। और ये बात उन्होंने इतनी समझा दी कि फिर भाजपा लाख कोशिश करती रही कि 400 पार का मतलब ये नहीं। 400 पार इसलिए चाहते हैं क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं। जाओ, ये बात लल्लू सिंह ने अयोध्या में कही थी, जो उनके सांसद प्रत्याशी थे और वर्तमान में सांसद भी थे। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने 400 पार की बात कही कि 400 सीटें अगर हम जीतेंगे तो हम संविधान की, बाद में भले ही उन नेताओं ने अपने को पीछे कर लिया और स्पष्टीकरण देते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत पानी बह चुका था और जनता को समझ आ चुका था, जो खासकर उस असर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चक्र में मिला है। बिल्कुल, और वो जो संविधान से मामला था, जो संविधान बदलने का मामला था, वो उससे जो एससी एसटी ओबीसी जो वोट बैंक था, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता था, वो वोट बैंक भाजपा से दूर हो गया और उसने समझ लिया कि अब हमको भाजपा नहीं, और जब भाजपा नहीं तो कौन, तो उसमें बसपा कहीं रोल में दिख नहीं रही थी, और उसी कारण की उसने इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुख किया और यूपी में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ जो चल रहा था बहुत तेजी से, उसको बीच में ही पूरी तरह से रोक दिया। अच्छा आलोक जी, जो एक आप चिंतन की बात थी, जो ये सार्वजनिक मंच न कहिए, उनके कार्य समिति के मंच पे नहीं ले आए, हो सकता अंदर अंदर कर रहे हो, चुनाव के बीच में संघ से इनकी दूरी बनी, तो उस दूरी की कोई चर्चा कार्य समिति की बैठक में क्यों नहीं हुई? जी, बहुत अच्छी मतलब प्रश्न ये बात है कि जो धुरी कहते हैं कि भाजपा का जो मेन संघ है, और संघ के ही सब संगठन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और जो भाजपा का अंग बना हुआ है संघ का। लेकिन जिस तरह से चुनाव के दौरान, जो कि पिछला जो अनुभव था, जो पिछले जो चुनाव में जिस तरह से घर घर मोदी, हर हर मोदी, यानी कि मोदी के नाम पे जिस तरह से लोग चुन चुन के आए, जिनको उम्मीद भी नहीं थी, वो लोग भी जीत कर आए और सांसद बने और फिर कोई मंत्री बने। तो इस बार भी लोगों को यही उम्मीद थी और उनको लगा कि अब हमको किसी की जरूरत नहीं है, यहां तक कि उन्होंने संघ के रोक नकार दिया, उनको लगा कि मुझे संघ की भी जरूरत नहीं है। ये जो आत्मविश्वास, अगर भाजपा के नेताओं को अति आत्मविश्वास कहना था, तो ये कहना चाहिए था कि ये जो हमारा अति आत्मविश्वास था कि हमने संघ को नकार दिया, हमने अपने उस संगठन को नकारा जिस संगठन की वजह
वजह से हम हैं आज। तो हमने जब उसको नकारा, हमने जनता को नकारा मात्र और संस्था को। तो मात्र संस्था को नकारा, तो ये जो नकारा हमने, ये जो आत्मविश्वास था, तो इसको अगर क्लियर कर देते तो शायद वहां जो बैठे लोग थे उनको वो समझ में चीजें आ समझ जाता जाते। कि ये हम कहाँ हैं। ये दुविधा का थोड़ा सा वहां पे रहा लोगों को, और वो लोग अपने हिसाब से उसको समझेंगे कि कौन सा अति आत्मविश्वास था। नहीं, जैसा कि डिप्टी सीएम ने कहा भी वहां पर कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो क्या उनका इशारा संघ की तरफ तो नहीं था? देखिए, डिप्टी सीएम का जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में या कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो यूपी की राजनीति में उनका कहीं न कहीं केंद्र बिंदु रहते हैं। बीच-बीच में तमाम तरह की चर्चाएँ और अफवाहें दिल्ली से लेके लखनऊ तक घूमती रहती हैं, और लेकिन वो फिर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो कल जिस तरह से डिप्टी सीएम का जो अपना वक्तव्य था, जो उन्होंने अपना वहाँ पे भाषण दिया, उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा कि सत्ता से बड़ा होता है संगठन, तो वो संगठन सरकार से बड़ा है। वो कई मायने उसको कह सकते हैं हम उसके संघ पीछे से जोड़ के कि देख सकते हो क्योंकि उसको। वो कहीं न कहीं मात्र संगठन से बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं, और संगठन भी उनको बहुत क्या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्व देता इसने है। देता है, महत्व देता है, और यही कारण है कि वो विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी फिर भी डिप्टी सीएम बने। ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा एक मैसेज भी है लोगों को समझाने के लिए कि वो कितना महत्व रखते हैं यूपी की राजनीति में। तो जिस तरह से कल उन्होंने बयान दिया कि संगठन बड़ा है सत्ता से, तो ये कई इसका संकेत जाता है, कई लोगों को तक ये संकेत जाता है। ये समझने का प्रयास करना होगा सभी को अपने अपने स्तर से कि ये इसका जो वाक्य थे केशव प्रसाद मौर्य जी के, ये इस वाक्य का क्या अर्थ निकलता है, कितना दूरगामी अर्थ निकलता है। ये मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद शायद इसका या कह लीजिए 2027 के चुनाव के पहले या 10 जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसके रिजल्ट के बाद कुछ ना कुछ इस का परिप्रेक्ष्य में कुछ जरूर दिखेगा हमको। अच्छा, कल कार्य समिति की बैठक में एक बात जो आई, और शायद वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आई, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कि इस देश में हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से देश चलेगा या संवैधानिक राष्ट्रवाद से देश चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं ये राष्ट्रवाद अलग अलग शब्दों को गढ़ करके, अलग अलग उसकी परिभाषाओं को कर करके, जैसे यही अभी इस बार चला था कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो ये हर बार कुछ ना कुछ नया। अब राष्ट्रवाद तो ये एक नहीं, राष्ट्रवाद तो समझ में आता है, राष्ट्रवाद समझ में होना आता चाहिए, है, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लेकिन होना अब चाहिए। सांस्कृतिक तो ये वही कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से भ्रम कि आखिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, क्या इसका थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए जब ये इस तरह की बात करें, इस जब तरह हमारे का संविधान से देश चल रहा कि है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद का मतलब तो एक ही होता है कि राष्ट्र प्रेम। कि राष्ट्र के प्रति जिसको निष्ठा हो, जिसको प्रेम हो, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, तो ये अलग अलग जो शब्दों के उसमें जो इसको पिरो देते हैं, तो ये लोगों को समझ में नहीं आता बहुत जल्दी कि क्या है। लेकिन जो भाजपा या उससे जुड़े लोग हैं वो उसी जो लाइन बोल दी जाती है उस लाइन को फॉलो करने लगते हैं, और वो लाइन इतना चला देते हैं, जिस तरह से 400 पार का नारा इतना चला दिया कि बाद में उन्हीं के गले में फंस गया, और उन्होंने ही बाद में उस नारे को कई जो लास्ट के जो चरण थे उसमें उस नारे को कहने से ही परहेज करने लगे। तो ये स्थितियां इनके अब बीच बीच में बनती बिगड़ती रहती हैं। तो ये राष्ट्रवाद क्या है, किस तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? मुझे तो लगता है राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद होता है, चाहे वो देश के लिए जो मर मिटे वो राष्ट्रवाद है। इस कार्य समिति की बैठक में पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और आम जनता से जुड़ी समस्याओं को कारण क्यों नहीं बताया गया चुनाव हारने का? नहीं देखिए, नहीं, मुख्य मुद्दों से क्यों ये पीछे भाग रहे हैं? देखिए और फिर 10 सीट चुनाव जीतना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के बाद यूपी में अलग अलग जिलों में जाकर के समीक्षा की और लोग देखा, समझा, परखा कि क्या कारण थे ऐसे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यूपी में जो मुकाम हासिल करना था उस पे नहीं पहुंच पाए, तो उसमें कई चीजें निकल के आई। लेकिन जो उसमें मेन जो बात थी, जो पेपर लीक का मामला रहा हो, चाहे बढ़ती महंगाई का मामला रहा हो, चाहे 400 पार आरक्षण का मामला रहा हो, संविधान का मामला रहा हो, चाहे बुलडोजर का मामला रहा हो,
कई मामले थे जो जनता से सीधे जुड़े हुए थे, जनता जिनसे सीधे प्रभावित थी। तो चूंकि जब जनता जो मामले जुड़े होते हैं, जनता जिनसे प्रभावित होती है, आप उस पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर लें, चाहे आप 400 पार की बात कर लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को। क्योंकि जनता जब पेट में भरा होगा तब उसको सब राष्ट्रवाद भी समझ में आएगा। जब पेट में उसको नहीं हो, महंगाई की वजह से उसके भरपेट भोजन नहीं मिलेगा तो उसको राष्ट्रवाद की परिभाषा समझ में नहीं आती है। यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रवाद जनता को नहीं समझा पाई, क्योंकि मेन मुद्दे से आप भटके हुए थे। आपको जो मेन मुद्दा था आपने उसको किनारे कर दिया। आप अयोध्या की बात करते रहे, राष्ट्रवाद की बात करते रहे, 400 सीटों को पार की बात करते रहे, लेकिन आपने पेपर लीक की बात नहीं की, आपने जो महंगाई की बात नहीं की, आपने बुलडोजर की बात नहीं की। तो जो मेन मुद्दे थे, जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, जनता बहुत समझदार है, आपको एक मौका 2 मौका देगी, लेकिन बार बार आप सोचिए कि जनता आपको मौका दे, ऐसा संभव नहीं है। दूसरे मौके में भी जो प्रदेशों में और चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन 10 सीटें ले गई। जी, अभी जो उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, आप उत्तराखंड में चुनाव हार गए। जी बिल्कुल, भाई अयोध्या में भी हार गए, उत्तराखंड में भी हार गए और भी कई हारे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जो अभी तक जिस रणनीति की बदौलत वो चुनाव जीतती आ रही थी, उस रणनीति पे अब आगे इतना आसान चुनाव नहीं है। खासकर यूपी में इस समय एक तो विपक्ष जो कह लीजिए इंडिया गठबंधन है, जितना अति उत्साह में है, आत्मविश्वास से लवरेज है, चूंकि जिस तरह की उसको सफलता मिली है, 10 जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी वो पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं आपको जनता से जुड़े मुद्दों को, आप अपने कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा अभी तक होती रही, उनका समायोजन, उनका सम्मान, ये सब चीजों को अगर आप ध्यान नहीं रख पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार, तो ये जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अरे एक अंतिम प्रश्न है, बुलडोजर संस्कृति। प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में भी अकबर नगर पूरा उजाड़ दिया गया और अभी पुनः पंतनगर जो अकबर नगर के बगल में है उसको भी उजाड़ने की बात चल रही है। करीब वहां 2500 मकान हैं और वहां सीवर पाइपलाइन है, वहां बिजली के खंभे लगे हुए हैं, वहां नगर निगम के सड़क बने हुए हैं। आज उन मकानों को अवैध तब बता रहे हैं जब उनके पास रजिस्ट्री है 30 साल पहले, 35 साल पहले, 25 साल पहले की, और जो बच्चे रजिस्ट्री के बाद पैदा हुए हैं वो उसे अपना घर मानते हैं, उसको भी उजाड़ने की व्यवस्था हो चुकी है और जल्द ही वहां बुलडोजर चलेगा। तो क्या ये इसका संदेश पूरे प्रदेश में नहीं जाएगा जो अभी 10 उपचुनाव होने हैं सीटों पर? देखिए हेमंत जी, बुलडोजर की संस्कृति तो यूपी से ही शुरू हुई और बुलडोजर संस्कृति लोगों ने पसंद की, लेकिन वो बुलडोजर संस्कृति वहां पसंद की गई जब वो बुलडोजर किसी माफिया के घर पे चल रहा था। लेकिन अच्छा लगता था तो लोगों को खुशी हो रही थी कि एक माफिया के घर पे बुलडोजर चल रहा है जिसने बहुत लोगों को नुकसान किया है, बहुत आर्थिक सामाजिक हर तरह से नुकसान किया, तो उसके ऊपर आपने बुलडोजर चलाया। जनता खुश थी, जनता ने आपको सराखों पे बैठाला और उसी कल्चर को अन्य प्रदेशों ने भी अपनाया और वहां पे भी फॉलो किया। लेकिन आप उस बुलडोजर का आपने मुंह मोड़ दिया। आपने राजधानी लखनऊ में जिस आबादी में बुलडोजर चला दिया, पूरा सपाट कर दिया, उनका दोष क्या था? जिन लोगों ने 25 साल 30 साल पहले मकान बनवाया, रजिस्ट्री कराई, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का टैक्स, हर तरह का टैक्स दे रहे थे, सिविल लाइन थी, हर के लोगों ने अपने घरों पे रजिस्ट्री की कापी चस्पा कर रखी। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने इतने वर्षों से वहां रह रहे थे, आप सरकार, आपकी विभिन्न विभाग कह लीजिए सरकार के, उनसे टैक्स विभिन्न प्रकार का ले रहे थे। तो जब सब कुछ अनाधिकृत था तो फिर आप इतने वर्षों तक उनसे टैक्स कैसे लेते रहे?
ठीक है, अगर वो अनाधिकृत थे, आपने बुलडोजर चलाया, तो जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, आपने उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की? आखिर 25 साल से मकान बना करके 3-3 मंजिल, 4-4 मंजिल के शोरूम बनते रहे, क्या किसी ने देखा तक नहीं? लोग उसी दुकानों से सामान खरीदते रहे, उन्हीं से बिजली का बिल लेते रहे, उन्हीं से मकान हाउस टैक्स का बिल लेते रहे, उन्हीं से वाटर टैक्स का बिल लेते रहे, तब तक क्यों नहीं जागी सरकार? तो सरकार ने आखिर क्यों नहीं किया? आज उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया गया, उनको सड़क पे ला दिया और आगे तैयारी चल रही है। तो ये एक बड़ा क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है। वो तो नाला है, पर नदी तो है नहीं, डूब क्षेत्र है। और नाला तो बंधा बना करके निकाला जाता है नाला। बिल्कुल, देखिए इसमें एक रास्ता निकाला जा सकता था, क्योंकि ये किसी एक या दो परिवार का मामला नहीं था, सैकड़ों परिवारों का मामला था। उस परिवार का पूरा परिवार उजड़ गया। किसी के यहाँ शादी थी, किसी के यहाँ कोई घटना थी, किसी के यहाँ कोई उत्सव था, और जिसने पूरे वर्षों की कमाई आपको टैक्स के रूप में भी दी, अपने मकान भी बनवाया, उसके बाद क्या हुआ? वो जमींदोज कर दिया गया, नक्शा पास कराया। तो नक्शा भी पास हुआ। तो आखिर उसकी, अगर वो मकान बनाने वाला गलत था, तो उसको जो उससे टैक्स वसूल करता रहा पिछले 20 साल से, वो किस आधार पर टैक्स वसूल करते रहे? क्या उनको नहीं मालूम था? आखिर हाउस टैक्स जब वसूला जाता है तो उसका एक सर्वे करते हैं लोग जाकर के, नगर निगम के अधिकारी। क्या उनको नहीं मालूम था कि ये अनाधिकृत बना हुआ है? टैक्स वसूली करते रहे। तो ये सब चीजें को आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा है। जनता इससे आपके विरोध में जा रही है। जनता के हित को ध्यान में रखिए। आप इसका एक रास्ता निकालते, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका रास्ता नहीं निकल सकता था। आपने उस बुलडोजर को चलवा करके हजारों परिवार वहां बेघर हो गए। लोग अपने परिवार रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। अब फिर नया एक कुछ मोहल्लों में ये अभियान चल रहा है, लाल निशान लगाया जा रहा है। आखिर कोई एक दिन में ये बस नहीं जाता है। कोई कॉलोनी बसती है, उसको सालों साल लगता है, वर्षों लगते हैं। उस सालों साल जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जिम्मेदार विभाग होते हैं, जिम्मेदार सरकार होती है, कितने अधिकारी बदल गए, वो क्यों नहीं चेतते हैं? अगर बदल गए, अधिकारी बदल गए। अगर सरकार वाकई संजीदा है इस तरह के अनाधिकृत कब्जेदारों के प्रति, तो उनको उस जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी कि आखिर जब वो मकान बन रहे थे, उस 20 सालों में कौन कौन अधिकारी वहां पोस्टेड था, किसने इस चीजों को नजरअंदाज किया, कौन लाभान्वित होता रहा, जिसने इसको पनपने दिया 3 मंजिल मकान तक। उनकी जिम्मेदारी तय करिए, उनसे वसूली करिए जितना भी नुकसान हुआ है, क्योंकि एक की जिम्मेदारी नहीं है, एक का नुकसान नहीं है, उस परिवार का नुकसान हुआ है। तो उसकी भरपाई के लिए कम से कम जो सरकारी महकमे में लोग बैठे हुए हैं जिम्मेदार पदों पे, जिनकी अनदेखी से ये अनाधिकृत कब्जा अगर हुआ है जैसा सरकार मानती है, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय करिए, उनसे भी वसूली होनी चाहिए कि आखिर 25 लाख का 20 लाख किसी ने दिया, किसी ने मकान बनाया अपनी गाड़ी कमाई से, तो वो जिम्मेदारी तो उनकी भी होती है ना, तो उनको क्यों छोड़ दिया जा रहा है? तो ये एक सरकार के सामने ये एक प्रश्न होना चाहिए कि आखिर इतने बड़े लोगों को आप एक साथ उजाड़ देंगे, आखिर वो कहां जाएंगे? जहां नई जगह जाएंगे, 20 साल से जो कहीं रह रहा हो, वो अब नई जगह पहुंचेगा, नया अपना एक माहौल बनाएगा, नया परिवार होगा, पैसा कहां से आएगा? रोजी रोटी कहां से आएगी? शिक्षा, वहां स्कूलों में एडमिशन करा रखा होगा। तो ये सब चीजें, तमाम समस्याएं हैं। सरकार को इन जनता की इन समस्याओं पे अगर ध्यान देगी, तो मुझे लगता है कि जनता सरकार की जय जयकार करेगी। अन्यथा इसी तरह से परिणाम आएंगे सरकार के पक्ष में, और सरकार फिर यही कहेगी कि अति उत्साह में थे, हम समझ नहीं पाए, और समझ जाते तो शायद ये परिणाम नहीं आते। तो दोस्तों, ये चर्चा यही खत्म करेंगे इस शब्दों के साथ में कि सरकार को जो समझना चाहिए वो नहीं समझ रही है, और जो नहीं समझना चाहिए वो समझ रही है। अति उत्साह को वो हार का कारण बता रही है। लेकिन अभी प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं, और जो ये अकबर नगर की घटना घटी है, जो ये पंतनगर गिराया जाना है, बुलडोजर चलना है, क्या पूरे प्रदेश में इसका असर नहीं जाएगा? नदियां तो हर शहरों में है, डूब क्षेत्र हर शहर में है, हर जगह बस्ती बनी है। अगर इसी को मुद्दा कहीं विपक्ष ने बना दिया, तो इन्हें 10 सीटों पे भी हारना होगा, और ये बुरी तरीके हारेंगे। इन्हें आत्मचिंतन कलेजे पे हाथ रख के, सीने पे हाथ रख के करना होगा, और जो जन सामान्य से उनके मुद्दे हैं उनसे सरोकार रखना होगा, तब तो ये चुनाव जीत सकते हैं। और ये बुलडोजर संस्कृति है जो माफियाओं के ऊपर चल रही थी, अगर हम जनता के ऊपर चलाएंगे तो चुनाव इनको आगे भी हारना होगा। नमस्कार।